हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSB ट्यूब में। और आज हम हिस्ट्री की भी MCQs को शुरू हमने कर दिया है। आपकी काफ़ी ज़्यादा दिनों से भाई डिमांड थी कि एक कुछ ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें रिवीजन भी होती रहे, जिसमें क्वेश्चंस भी होते रहें और हमें ये भी पता चलता रहे कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमें आया है कि नहीं आया है। तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अब हमने क्या किया है, EVS में भी MCQ कर दिए हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद हमने आज सुबह से साइंस के भी MCQ स्टार्ट कर दिए हैं, सुबह जो 11 बजे वाली क्लास होती है जिसे आप अटेंड करना भूल जाते हो। उसके बाद फिर अब जो 6 बजे की क्लास है इसमें भी हमने हिस्ट्री के MCQ स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 6th के। तो आज ये अपनी पहली क्लास है भाई MCQs की। उम्मीद करता हूँ कि आप सुनोगे, समझोगे, आंसर करोगे, एक्टिव रहोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला आपके सामने सवाल है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड इन। जो स्थान जहाँ पहली बार चावल उगाए गए थे वो स्थान कहाँ हैं? विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, या फिर सुलेमान पहाड़ियों में है, या फिर गंगा नदी के तट पर, या फिर गैक्सो हिल्स में, गैक्सो पहाड़ियों में। बताएं जल्दी से। तो ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? ये पहले और दूसरे चैप्टर से लिए गए हैं। जो आपकी हिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर है उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन बने हैं। आज मैंने लाइव क्यों नहीं लिया, शायद आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा शोर है, मुश्किल से ये टाइम मिला है कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, तो उस चक्कर में लाइव नहीं ले रहा हूँ आज। तो यहाँ भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप में से काफ़ियों ने बताया भी होगा अभी, इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, मतलब विंध्य के उत्तर में चावलों को पहली बार बोया गया था, उगाया गया था। इसके अलावा आपको ये भी याद कर लेना है कि गेहूं पहली बार कहाँ उगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास को छोटी रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। ये सवाल है भाई आप लोगों के सामने कि जो पुरानी किताबें हुआ करती थी वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? ज़्यादातर पुरानी किताबें कौन सी भाषा में लिखी जाती थी ये आपको बताना है। प्राकृत में, या हिंदी में, या संस्कृत में, या तमिल में। तो मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, मैंने आपको महावीर तीर्थंकर के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि उन्होंने अपनी जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में लिखना पसंद किया, और रीज़न भी बताया कि क्यों लिखना पसंद किया। तो सेम उसका आंसर ही यहाँ का आंसर होगा प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है भाई, इसमें पुरानी किताबें लिखी गई हैं, पुराने उपदेश लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर अपने उपदेश घर घर तक पहुंचाने हैं, जैसे आज के समय में क्या है, आज के समय में अगर कोई ये चाहे कि मुझे अपना संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो वो अपनी किताब को हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में नहीं लिखेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हाँ, जो ज़्यादातर जनता है भारत की वो आज भी हिंदी जानती है, ना कि इंग्लिश। तो उस समय पर क्या हुआ करती थी, उस समय पे ऐसे ही संस्कृत को इंग्लिश की तरह माना जाता था और प्राकृत को हिंदी की तरह। तो इस वजह से प्राकृत में ज़्यादातर किताबें लिखी जाती थी कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिन्हें संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो भी उसे समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कहता है भाई, मगध राज्य जो है वो कहाँ स्थित था या कहाँ स्थित है, या मगध जो है वो आज का क्या है, ये आपको बताना है। तो ये तो एक अलग सवाल हो गया, मगध आज का क्या है? मगध आज का बिहार है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि उस समय का मगध राज्य जो था वो कहाँ था? सिंधु के तट पर था, विंध्य के दक्षिण में था, गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के क्षेत्र में था, या फिर गारो हिल्स के क्षेत्र में था? क्या कहते हो, कहाँ था? बताइए। मैं भाई देखो लाइव हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देखता ज़रूर हूँ, इस वजह से ज़्यादातर ध्यान आपका पढ़ाई पे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहो, दिमाग लगाकर आंसर करो, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि भाई हाँ, ये इतने % स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकियों को तो फिर मैं देख ही लूँगा टेस्ट ले लेके कि कौन सबसे ज़्यादा पीछे रह गया है या कौन पढ़ाई को मजाक में ले रहा है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मगध जो है वो गंगा नदी के दक्षिण में, जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनके क्षेत्र में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इन। हिस्ट्री को मुख्य रूप से आप कितने भागों में विभाजित करके देखते हो, ये आपसे सवाल पूछता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, 2 में, 4 में, 3 में, 5 में। कितने हिस्सों में आप इतिहास की समय अवधि को विभाजित करके देखते हो?
तो इसका क्या आंसर होगा भाई, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर अगर आपको पाषाण पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3। 3 कैसे, पाषाण युग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक आरंभिक, एक मध्य, एक उत्तर। प्रारंभिक पुरा पाषाण, प्रारंभिक या आरंभिक बोल लो उसे, फिर उसके बाद मध्य पुरा पाषाण और उसके बाद उत्तर पुरा पाषाण। ये 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। और उसकी आप देख ही सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि पहले जो पत्थर के औजार थे वो बड़े हुआ करते थे, फिर उसके बाद छोटे हो गए और उनमें ब्लेड शामिल हो गए। ब्लेड समझ रहे हो ना, छोटे पत्थर जो काट सकें। तो उस टाइप से चीज़ें जो है ऐड होती हुई चली गई, हथियार एडवांस होते हुए चले गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई फिजिकल रिमेन्स, जो भौतिक अवशेष बच जाते हैं, जैसे आभूषण पुरातत्वविद जो होते हैं, जो अतीत के बारे में जान लेते हैं, उन्हें किससे सहायता मिलती है ये आपको बताना है। किस चीज़ से सहायता मिलती है आभूषणों के अलावा, किताबों से, बर्तनों से, हड्डियों से, या फिर बर्तन और हड्डी दोनों से, बताएं। बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। पहले का समय जो हुआ करता था, बहुत पहले का, जिस समय पे मान लीजिए कि पाषाण युग था, उस समय पे किताबों का प्रचलन नहीं था। उस समय पे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, पत्थरों पे लिख लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, या चित्र बना लोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इस वजह से बर्तन और हड्डियाँ इसका आंसर होगा। बर्तन, हड्डी और आभूषणों को देखकर जो पुरातत्वविज्ञ होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय वो वाला समय कैसा रहा होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। जो इंडस वैली है, इंडस वैली मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो किस प्रकार की सभ्यता है ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसका उदाहरण है, प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, या फिर कंटिन्यूअस जो स्टोरीज नॉर्मल चलती रहती हैं उनका उदाहरण है, या फिर एक नॉर्मल हिस्ट्री का एक पन्ना है, बताएं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिवाइड करके बता देता हूँ, बात को सुनना ध्यान से। एक समय था जब मनुष्य इधर उधर भटकता रहता था, उसका कोई भी परमानेंट ठिकाना नहीं था, जब वो पेड़ों पे और गुफाओं में रहा करता था। एक समय था वो। उसके बाद कौन सा समय आया, उसके बाद समय आया जब इंसान को ये लगा कि हमें झुंड में रहना चाहिए और हमें खाना खुद उगाकर खाना चाहिए। तो उसने क्या किया, फसलें उगाना शुरू कर दिया। अब मान लो कि पेड़ यहाँ भी है, पेड़ कहीं और भी मिल जाएगा, फल यहाँ भी है, फल कहीं और भी मिल जाएगा, तोड़ लो, खा लो और आगे बढ़ते रहो। तो ये क्या था, ये पहले का मनुष्य हुआ करता था। बाद वाला मनुष्य कैसा हो गया, बाद वाला मनुष्य ऐसा हो गया कि उसने खेती की है, उसने पौधे उगाए हैं। अब ये पौधे बड़े होंगे, इन पे मान लो अनाज उगेगा, जब अनाज आएगा तब ये उसे काट के खाएंगे, पका के खाएंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है एक जगह पर रहना, मतलब बस्तियां बसाना। तो ये बस्तियां बसाने वाला जो समय था वो आद्य ऐतिहासिक काल था, मतलब प्रोटो हिस्ट्री था। जब इंसान फसल उगाना शुरू कर देता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता उसी का एक क्या है, प्रकार है। और आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको बताना है इतिहास में तिथियों को 2 शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वो 2 शब्द कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बीसी और एडी, या फिर एडी और एसी, या फिर बीसी और बीडी, या फिर डीसी और एडी। इनमें से कौन सा होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, एक होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, या फिर ईसा मसीह के बाद का समय। जन्म के बाद का नहीं, उस ईसा मसीह के बाद का बोला जाता है। और एक वो समय जब ईसा मसीह थे। ये 3 समय होते हैं। तो जो मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसे आप कह देंगे बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट उन्हीं को बोलते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब उनके जन्म से पूर्व, ईसा पूर्व। उसके बाद एडी को हम क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का क्या मतलब होता है, ईसवी। ईसवी का क्या मतलब होता है, जीसस क्राइस्ट के बाद का समय, तो उसे बोलते हैं एडी। उसके बाद आता है एक सीई। सीई किसे बोलते हैं हम, ये यहाँ बताया नहीं गया क्योंकि वो उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं आप लोगों के लिए। सीई होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा किसको बोलते हैं, जिस समय जीसस क्राइस्ट जिंदा थे और धरती पर थे, उसे बोला जाता है सीई। समझे। तो इस तरीके से ये 2 शब्द जो होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं पर 2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीसी और एडी। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना
जहाँ तक मुझे याद है कहीं ना कहीं तो पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो एक नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल अवरोध की तरह काम करती है इंडिया और सेंट्रल एशिया, मतलब भारत और मध्य एशिया के बीच में प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। इनमें से वो कौन सी चीज़ है? विंध्या रेंज, या फिर सतपुड़ा रेंज, रेंज का आप श्रृंखला कह सकते हो, या फिर हिमालय, या फिर अरावली श्रृंखला। बताएं कौन सा होगा इनमें से। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत को क्या कहा जाता है भाई। भारत को कई बार उपमहाद्वीप बोला जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है कई बार। प्रायद्वीप ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा। तो अब क्या होता है भाई, होता ये है कि जो भारत है वो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मध्य एशिया से टोटली अलग पड़ता है और इसे दक्षिण एशिया का हिस्सा माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा भारत ने ही कवर कर रखा है। तो ये अलग कैसे होता है? अलग ऐसे होता है कि अगर आप मध्य एशिया में जाओगे तो आपको थोड़ी सी अलग जलवायु मिलेगी, और अगर आप दक्षिण एशिया में रहोगे, भारत में रहोगे, तो आपको अलग जलवायु मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के एरिया की हवाओं को आपस में मिलने नहीं दिया जाता। किसके द्वारा? हिमालय के द्वारा। हिमालय बीच में खड़ा है अवरोध बन के, तो इस वजह से हिमालय को एक नेचुरल बैरियर माना जाएगा, एक प्राकृतिक अवरोध माना जाएगा मध्य एशिया और भारत के बीच का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट और आर्टिफैक्ट्स और कॉइन्स ये किसके उदाहरण है? शिलालेख, स्मारक, कलाकृतियां और सिक्के किसका उदाहरण है? पुरातात्विक चीज़ों का, या साहित्यिक चीज़ों का, या मौखिक चीज़ों का, या फिर हाल ही में, मतलब हाल ही में रिसेंट की चीज़ों का? किस चीज़ का उदाहरण है? तो शिलालेख भाई आज के समय पे तो मिलते नहीं है, पहले मिला करते थे। आज शिलालेख किस प्रकार के मिलते हैं पता है? घर के बाहर नेम प्लेट लगा दी, उसी को शिलालेख मान लेते हैं। नेम प्लेट को, जो पत्थर की प्लेट होती है उसी को, वो नहीं होता है। उसके बाद अभी स्मारक, उसके बाद है कलाकृतियाँ, फिर है सिक्के। सिक्के उस टाइम पे मिट्टी के बनते थे, मिट्टी को पका लिया जाता था और उस पर जो भी उस समय का जिसे भी पूजनीय चीज़ माना जाता था, जैसे मान लीजिए कि गाय को या बैल को या किसी को भी अगर पूजनीय चीज़ माना जाता है तो उसकी जो कलाकृति है वो बना दी जाती थी, या फिर जो राजा है उसकी कलाकृति बना दी जाती थी, या जिसको भी उस समय पे मानते थे उसकी कलाकृति बना देते थे। तो इस तरीके से, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे आर्कोलॉजिकल, मतलब पुरातात्विक चीज़ें माना जाता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये कुछ आसान से क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ भाई आपने ज़्यादातर का आंसर दिया होगा। और एक ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? पहले तो इसको सेट करें स्क्रीन पे अच्छे से। हाँ अब ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है अतीत, या मान लीजिए कि एक सेकंड रुको, इसको और थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्ट करें ताकि आपको दिखाई दे। बहुत ही छोटी सी जगह बची हुई है लेकिन उसके बाद भी दिखा, हाँ अब ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन मेड इन पास्ट पोट्री। पास्ट पोट्री का मतलब है कि काफ़ी समय पहले, पुराने समय में, अतीत में मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, जो उपकरण, जो टूल्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? स्मारक, सिक्के, शिलालेख या कलाकृतियाँ, क्या कहा जाता था? ये पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इस टाइप का था लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। बताएं क्या कहा जाता था उसे? काफ़ी लोगों को भी पता होगा, या जो लॉजिक लगाएंगे वो भी बता पाएंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिफैक्ट किसे बोलते हैं? कलाकृतियों को बोलते हैं। कलाकृतियाँ क्या होती हैं? अब मान लो बर्तन आप बनाओगे तो वो भी क्या है? वो एक कलाकृति है। उपकरण बनाओगे, टूल बनाओगे, वो क्या है? वो भी एक कलाकृति है। आभूषण बनाओगे, वो क्या है? वो भी एक कलाकृति है। कोई मूर्ति होती, वो भी कलाकृति होती। लेकिन जो शिलालेख है वो कोई कलाकृति नहीं है, वो एक पत्थर पे कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, उसे कलाकृति नहीं बोलेंगे हम, वो कोई कला नहीं है। हाँ, लिखावट को हम कला बोल सकते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कला नहीं बोलेंगे। तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आर्टिफैक्ट। तो ये भाई आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ बढ़िया भी लगा होगा, और कोशिश की मैंने कि आपका समय व्यर्थ ना हो। भले ही मैं लाइव ले पाऊँ ना ले पाऊँ, लेकिन आपकी क्लास ज़रूर हो। तो इसी के साथ क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो,
हर किसी अपने दोस्त के पास और कोई भी अटेंड करना भूला मत करो क्लास को, ठीक है। अपना समय खाली रखा करो, सुबह 11 बजे का भी समय खाली रखा करो। बहुत जल्दी 12:30 बजे वाली क्लास भी आपकी शुरू होने वाली है, कुछ एक आध दिन और जा रहे हैं बस, उसके बाद हम एसएसटी पेडागोजी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आज संडे था इस वजह से नहीं ली, वरना आपकी 3 बजे क्लास सीडीपी की भी होती है। उसके बाद 6 बजे मैं एसएसटी लेता ही हूँ और 8 बजे आपकी ईवीएस क्लास होती ही है। तो इस तरीके से भाई आपकी सारी क्लासेस रहती हैं, अटेंड कीजिए अच्छे तरीके से और अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए। और अब रिवीजन करना साथ साथ शुरू कर देना, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब टेस्ट ले लूँ, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। और ईवीएस के टेस्ट की याद रखना भूलना मत। आप लोगों ने 7 दिन का समय मांगा था, 7 दिन के बाद एक ईवीएस का बहुत ही टफ टेस्ट होने वाला है, ठीक। और टेलीग्राम में मैं उसकी डेट और टाइमिंग दोनों शेयर कर दूंगा। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार वालों का भी। सुरक्षित रहिए।